बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 11 टाइटल्ड होम्योस्टेसिस। वर्ड होम्योस्टेसिस जो है ये दो वर्ड से बना एक वर्ड है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज होम्यो एंड स्ट्रेसिस मीन, दूसरा है स्ट्रेसिस। होम्यो मीन सेम और स्ट्रेसिस मीन कंडीशन। अब फर्दर इंट्रोडक्शन में इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दो तरह का कंडीशन है हमारे पास। एक कंडीशन होता है एक्सटर्नल कंडीशन या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट से मुराद है जिस्म का अंदरूनी हालत, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुराद है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो है वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं, इसी के साथ साथ चेंजेस आता है, फ्लक्चुएशंस आती हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में भी। मिसाल के तौर पर अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में भी वहाँ पर चेंजेस होंगे, या वो गुड चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से अच्छे चेंजेस हो सकते हैं, या बैड या डिस्टर्बेंस की जो चेंजेस वो हो सकते हैं। पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन या इसमें चेंजेस क्या कर सकता है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। इसी के मुताबिक कुदरत ने एडजस्टमेंट का एक निज़ाम रखा है कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होती हैं, इसी की वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ तरीके करते हैं। मुख्तलिफ तरीके करके वो क्या करते हैं, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं, उनको बैलेंस में रखते हैं। तो होम्योस्टेटिक हमारे पास क्या चीज़ है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। एक ऑर्गेनिज्म की वो हैसियत जो क्या करता है, जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कंडीशन में रखता है, कांस्टेंट स्टेट में रखता है। ये फिनोमेना हमारे पास होम्योस्टेसिस है। और होम्योस्टेसिस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेटिक होते हैं, उसमें होम्योस्टेसिस का फिनोमेना होता है, ये ऑर्गेनिज्म के चांसेस इंक्रीज करते हैं अच्छी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हैं, अगर फ्लक्चुएशन आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वाटर में, सॉल्यूट में या टेम्परेचर में, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जब बॉडी से बाहर ये तीन चीज़ें, इनमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट आता है, इसी वजह से हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, वो अफेक्ट होगा। तो सबसे पहले जो वाटर की यहाँ पर उन्होंने बात की है, तो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स के अलावा ना तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहेगी, ना हमारी बॉडी में इस तरह के और रिएक्शंस होंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली वो रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए सॉल्वेंट की ज़रूरत है, जो बॉडी में हमारे पास फ्लूइड की शक्ल में होते हैं। ठीक है, तो हमारे जिस्म के जो फ्लूइड्स हैं, इसमें मोस्टली दो चीज़ें हैं, एक इसमें वाटर होते हैं, दूसरा इसमें सॉल्यूट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आयन्स जो हैं। तो वाटर और साल्ट का बैलेंस जिस्म में रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ तरीके करके बॉडी में वाटर और साल्ट का बैलेंस रखते हैं, ये होम्योस्टेसिस हैं। और होम्योस्टेसिस में स्पेसिफिकली कहलाते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। Osmoregulation is the phenomena where the organism keeps the proper balance या the constant state of water and solute। वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म वाटर साल्ट का बैलेंस या वाटर और सॉल्यूट का एक प्रॉपर बैलेंस बॉडी में
मेंटेन रखता है, ये फिनोमेना कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है। दूसरा फिनोमेना कौन सा है जिस पर ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस को अचीव करता है, वो है एक्सक्रीशन। देखिए, बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान मुख्तलिफ किस्म के नाइट्रोजीनियस वेस्ट पैदा होते हैं और उन तमाम हार्मफुल जो वेस्ट हैं उनका रिमूवल ज़रूरी है, चाहे वो एक्स्ट्रा वाटर हैं, चाहे वो कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं या जो भी चीज़ है। तो वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से एक्सेसिव वाटर या जो अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो रिमूव करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सक्रीशन। तीसरा हमारे पास एक प्रोसेस है जिस पर ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस करता है, वो है थर्मोरेगुलेशन। द वर्ड थर्मोरेगुलेशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। थर्मो मीन टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट। तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसी वजह से हमारी बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आते हैं। तो किस तरह बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, इसके लिए जो प्रोसेस है वो है थर्मोरेगुलेशन। तो फिर कमिंग स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह एक एनिमल थर्मोरेगुलेशन करता है, किस तरह एक एनिमल एक्सक्रीशन करता है, एक प्लांट एक्सक्रीशन करता है, किस तरह ये एनिमल और प्लांट ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। तो थर्मोरेगुलेशन हमारे पास वो फिनोमेना है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसेस हैं ये हमेशा वार्म ब्लडेड एनिमल में होती हैं। वो एनिमल जिनका एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सर्दियों में भी ये 37 होता है और गर्मियों में भी 37 होता है। हालांकि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। गर्मियों में 40-41 तक आ जाता है, तब भी हमारे बॉडी में 37 है। सर्दियों में 15 तक, 20 तक, इवन कुछ इलाकों में 0, इसके अलावा माइनसेस में चला जाता है, तब भी इंसानी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। तो ये तो ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं है। इसके लिए थर्मोरेगुलेशन का फिनोमेना है जिस पर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है। तो ये एक जर्नल कॉन्सेप्ट था होम्योस्टेसिस के बारे में। इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट। यहाँ पर हमने प्लांट से स्टार्ट लिया था। लेते हैं तो सबसे पहले जिस तरह अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो होम्योस्टेसिस करते हैं, उसी तरह प्लांट भी करता है। वो भी बॉडी के वाटर सॉल्ट बैलेंस या वाटर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बैलेंस, इसके अलावा वेस्ट का निकालना, इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी प्लांट करते हैं और होम्योस्टेसिस को अचीव करते हैं। अपने बॉडी को कांस्टेंट कंडीशन में, इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं। तो सबसे पहले है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट। तो ऑस्मोरेगुलेशन हमारे पास वाटर और सॉल्ट का बैलेंस रखना, वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस रखना। तो इसी बेस पर तमाम प्लांट को तकसीम किया गया है 4 ग्रुप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी तमाम प्लांट्स को तकसीम किया गया है 4 ग्रुप्स में। इट डजेंट मीन दैट कि वी हैव अ टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के तो इस तरह हमारे पास जो है 1.5 मिलियन अकसाम है, 15 लाख अकसाम है प्लांट के अभी तक डिस्कवर्ड हमारे पास दुनिया में। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लांट के 4 अकसाम बनाए गए हैं वो किस बेस पर हैं? वो वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पर हैं। वो प्लांट जिनको ज़्यादा पानी अवेलेबल है वो अदर ग्रुप में है, जिनको दरमियान अमाउंट में अवेलेबल है वो अलग में है, जिनको इंतहाई कम अवेलेबल है वो अलग में है, जिनको बिल्कुल अवेलेबल नहीं है वो अलग में है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप हैं वो टाइप हैं वो है मीज़ोफाइट। मीज़ो का मतलब होता है मीडियम या नॉर्मल, दरमियानी रेंज। फाइट का मतलब होता है फ्लैट। तो मीज़ोफाइट में वो प्लांट शामिल है जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर पानी की काफ़ी मिकदार मौजूद हो, हैविंग सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
यहाँ पर टेरेस्ट्रियल बात हुई है सेकंड सेंटेंस में, इसका मतलब यह है कि ये लैंड पर रहते हैं। जितने भी मीजोफाइड हैं ये प्लांट कहाँ पर होंगे, ये हमारे पास लैंड पर होंगे। तो ये लैंड प्लांट है और ये उसी जगह में ग्रो करेंगे, यहाँ वहाँ पर इनकी जो है ये प्लांट मौजूद होंगे जहाँ पर काफ़ी पानी का मकदार मौजूद है सॉइल में। ठीक है, इनके रूट्स जो होते हैं ये जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं ये रूट्स के थ्रू करते हैं। ये अपने जड़ें यूज़ करके ज़मीन से या सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगर पानी की जो है क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में पानी मौजूद है, तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू हो सके। और जब शॉर्टेज ऑफ वाटर आता है, ठीक है, जब बारिशें नहीं होती या किसी प्लांट को आप पानी कम देते हैं, तब वो अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का अमल कम हो सके और पानी का लॉस जो है, पानी वाटर लॉस जो है उससे अपने आप को ये महफूज रखे। तो मीजोफाइट हमारे पास ये प्लांट है, ये जो इनके जनरल खसूसियात हैं। ठीक है, जो मीजोफाइट होते हैं उनकी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा जो है उस पर क्यूटिकल होते हैं, विक्सी क्यूटिकल, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। और मीजोफाइट के एग्जांपल में हमारे पास माइज हैं, क्लोवर हैं और रोजेस एट्सेट्रा हैं। तो आप अपने माहौल में इर्द गिर्द देखें तो घरों में, गार्डन्स में ये हमारे पास जितने प्लांट्स हैं ये हमारे पास मीजोफाइट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास ग्रुप हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट में यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, हाइड्रो का मतलब है वाटर और फाइट का मतलब है प्लांट्स। तो जहन में ये बात याद रखिए कि हमारे पास वाटर दो तरह का है, एक साल्टी वाटर है और एक फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब समंदरी पानी के अलावा जितने भी पानी हैं ये फ्रेश वाटर के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो स्ट्रीम हैं, रिवर्स हैं, पोंड हैं, स्प्रिंग हैं, लेक्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं ये फ्रेश वाटर में आते हैं। पर जो सी वाटर होती हैं ये साल्टी वाटर कहलाते हैं, ये फ्रेश वाटर के कैटेगरी में नहीं आता। तो हाइड्रोफाइट हमारे पास वो प्लांट होते हैं जो हमेशा फ्रेश वाटर में रहते हैं। कौन से में? फ्रेश वाटर में, जिस लाइक पोंड्स, तालाब में, दरियाओं में, चश्मों में वगैरह वगैरह। या इसके अलावा विट सॉइल में, वो सॉइल, वो मिट्टी जिसमें पानी का मकदार काफ़ी ज़्यादा हो, कीचड़ की तरह जो सॉइल होती हैं, या तो ये प्लांट उसी में रहेंगे या तालाब के ऊपर, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, पोंड्स में, उसी में रहेंगे पर फ्रेश वाटर की। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती हैं उनकी बॉडी में ये एब्जॉर्प्शन करते हैं तमाम सरफेस पर। ये सिर्फ जड़ों के ज़रिए पानी नहीं लेते बल्कि ये पत्तों के ज़रिए, अपने तने के ज़रिए जो है ये पानी लेते हैं। और जो इनके जो ज़्यादा अमाउंट में इनके फिर बॉडी में पानी आ जाता है, इनका निकालना भी ज़रूरी है। इसके लिए ये मुख्तलिफ एडॉप्टेशन इस प्लांट में की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोफाइट जितने भी होते हैं इनके बड़े बड़े लीव्स होते हैं, तो जितना बड़े लीव्स होते हैं सरफेस उनका ज़्यादा होता है और उन पर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। तो जितना स्टोमेटा का नंबर लार्ज होगा उतना इससे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, तो एक्सेसिव वाटर जो है ये स्टोमेटा के थ्रू रिमूव करते हैं और एब्जॉर्प्शन तमाम बॉडी सरफेस पर करते हैं। और इसका कॉमन एग्जांपल हमारे पास है वाटर लिली, ये हमारे पास एक फ्रेश वाटर प्लांट है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास है ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट हमारे पास कौन से प्लांट हैं? तो ज़ीरोफाइट हमारे पास वो प्लांट हैं जो डेजर्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो ड्राई एनवायरनमेंट के मुताबिक इन प्लांट में अडॉप्टेशन हुए हैं। सख्त एनवायरनमेंट के साथ साथ ये प्लांट अडॉप्ट हुए हैं। तो इनके जो रूट्स होते हैं वो डीप चले जाते हैं सॉइल में। तो इनके रूट्स डीप होते हैं और वो खुश्क सॉइल से भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनका जो बॉडी सरफेस होता है उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा इंतहाई कम होता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़ीरोफाइट में ज़्यादा होगा फिर इससे ज़्यादा वाटर लॉस होगा, तो फिर ये सर्वाइवल ड्राई एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते। इसके अलावा इनका जो सरफेस होता है उस पर थिक वैक्सी कैविटिकल होता है जो भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस से ये बचाते हैं। ठीक है, सम ज़ीरोफाइट फॉर एग्जाम्पल कैक्टी, सिंगुलर जो कैक्टस कहलाता है,
स्टोर वाटर इन देयर स्पेशलाइज्ड स्टेम्स और रूट। फिर ज़ीरोफाइट में कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने रूट्स में, अपने स्टेम में, अपने लीव्स में पानी की काफ़ी मिकदार को स्टोर करते हैं जब अवेलेबिलिटी हो। तो जब ड्राई कंडीशन आती है, हार्श कंडीशन आती है, सख्त हालात आते हैं, तो फिर वो पानी ये बॉडी के लिए इस्तेमाल करता है। तो जिन आर्गन में कैक्टस प्लांट पानी को स्टोर करते हैं वो आर्गन सॉफ्ट भी होते हैं और जूसी होते हैं, और इस तरह के आर्गन जो हैं वो सक्युलेंट आर्गन कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें ये पानी को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। इसके अलावा प्लांट में एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए मीन दैट द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है या और चीज़ें हैं, इनकी रिमूवल के लिए प्लांट में कुछ ख़ास आर्गन नहीं है। जिस तरह हमारे बॉडी में स्पेशलाइज सिस्टम है, उसी तरह प्लांट के बॉडी में नहीं है। तो प्लांट मुख्तलिफ तरीके अपना कर क्या करते हैं, बॉडी से पाजिल मवाद को खारिज करते हैं, ठीक है। प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनता है। इसके अलावा प्लांट वाटर रिलीज करते हैं। इसके अलावा प्लांट लेटेक्स रिलीज करता है, रेजिन रिलीज करता है, गम रिलीज करता है, म्यूसिलेज रिलीज करता है। ये तमाम जो वर्ड्स मैंने बताए ये कमिंग स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स के मुख्तलिफ एक्सक्रीशन हैं जो प्लांट मुख्तलिफ मौक़ों पर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हैं एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। किस तरह प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है, किस तरह ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करता है। जिस तरह हमें मालूम है प्लांट में रिस्पिरेशन का अमल भी होता है, प्लांट में एडिशन फोटोसिंथेसिस का अमल भी होता है। तो रिस्पिरेशन का अमल जो है वो प्लांट में 24 आवर होता है, और फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो सिर्फ डे टाइम होता है। तो डे टाइम में प्लांट रिस्पिरेशन भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, दोनों अमल डे टाइम में होते हैं। रिस्पिरेशन के दौरान प्लांट रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो डे टाइम में प्लांट दो तरह की गैसेज रिलीज करते हैं। फिर नाइट में जब लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का अमल स्टॉप हो जाता है और सिर्फ रिस्पिरेशन का कंटिन्यू रहता है। तो रात के वक्त प्लांट जो क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को गेन करता है एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो प्लांट में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन प्लांट। प्लांट में अगर पानी का मिकदार ज़्यादा हो जाए तो प्लांट वो रिमूव करता है ताकि होम्योस्टेसिस या जो कांस्टेंट कंडीशन है वो बरकरार रख सके, ठीक है। तो प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड वैक्यूल्स ऑफ देयर सेल्स। जिस तरह हमने 9th में पढ़ा है कि प्लांट या प्लांट के सेल में एक बड़ा वैक्यूल्स होता है, वो मोस्टली क्या करते हैं उसमें वो वाटर को स्टोर करते हैं, और उसी स्टोर वाटर की वजह से टर्जिडिटी पैदा होती है या टर्गर प्रेशर पैदा होता है, जिसकी वजह से प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, नाजुक हिस्से होते हैं, उनको सपोर्ट मिलती है, ठीक है। तो प्लांट मुख्तलिफ तरीक़ों से पानी को अपने बॉडी से निकालता है। सबसे जो पहला तरीका है ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन सबसे पहले है क्या चीज़? तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। प्लांट के सरफेस से बुहारात की शक्ल में पानी का खारिज होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो दिन के टाइम में जो होता है डे टाइम, प्लांट ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू निकालते हैं। तो अगर आपके साथ ट्रांसपिरेशन होगा स्टोमेटा के थ्रू, सो दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अगर आपके पास ट्रांसपिरेशन होता है क्यूटिकल के थ्रू, दिस इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और अगर आपके पास ट्रांसपिरेशन होता है लेंटिल्स की वजह से, एंड सो दिस इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो फिर ट्रांसपिरेशन हमारे पास 3 किस्म का है कि वो कौन से सरफेस पर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों इसमें मेंशन की गई हैं, आप फिर इमेज को देख सकते हैं। वाटर लॉस करने के लिए प्लांट जो दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है वो है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस है?
नाइट टाइम चूंकि हमारे पास टेम्परेचर नहीं होता तो ट्रांसपिरेशन का अमल रुक जाता है। तो कुछ ग्रासेस या कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एक ख़ास किस्म का तरीका यूज़ करते हैं। इस ख़ास किस्म के तरीके में क्या होता है, प्लांट का जो लीव्स होता है, प्लांट के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों के टिप्स पर, पत्तों के जो एजेस हैं, पत्तों के जो किनारे हैं, उन पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो रात के वक्त जो प्लांट के बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर हैं वो इन छोटे छोटे सुराखों के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो सब आप इनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ड्रॉप की शक्ल में अटैच होते हैं पत्तों की एज पर या पत्तों की टिप्स पर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूटेशन। सो ग्लूटेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस थ्रू विच मेनी प्लांट्स, जो स्पेशल सिस्टम है वाटर लॉस करने के लिए, रात के वक्त ये वो प्लांट इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, दे लॉस वाटर थ्रू द लीव्स, टिप्स या इसके जो एज होते हैं उन पर ये पानी को या जो एक्स्ट्रा वाटर है उनको लॉस करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, इनके अलावा प्लांट के बॉडी में इसके अलावा भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनका निकालना भी ज़रूरी है। तो कुछ प्लांट ऐसे करते हैं कि वेस्ट जो है ये क्रिस्टल के फॉर्म में स्टेम में, लीव्स में या रूट्स में स्टोर करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे करते हैं जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं लीव्स में, फिर बाद में जब वो पत्ते प्लांट के बॉडी से गिर जाते हैं तो वही वेस्ट से ही छुटकारा हासिल करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ प्लांट्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट मटेरियल सिक्रेट करते हैं। कुछ प्लांट, सम प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट थ्रू स्पेशल पोर्स बाय एफ्लाइंग पोर्स। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके तने में या जिनके स्टेम्स में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, इंटरनल या इनसाइड से वो पोर्स अप्लाई करके उनको बाहर निकालते हैं। तो इसमें लेटिक्स हैं, इसमें गम्स हैं, इसमें जो है रेजिन है और लास्ट में इसमें म्यूसिलेज है। लेटिक्स हमारे पास क्या चीज़ है, लेटिक्स हमारे पास रबड़ प्लांट का सिक्रेशन होता है और जिनका पैदावार जो है मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिलिपाइन में, इस तरह के ममालिक में ये ट्री कसरत से पाया जाता है, इसलिए मलेशिया जो है रबड़ की प्रोडक्शन में सबसे आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप मिल्की कलर देखते हैं ये असल में रबड़ ट्री हैं और रबड़ ट्री से जो सिक्रेशन होती हैं इस मिल्की लाइक स्ट्रक्चर की, तो इससे फिर रबड़ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लेटेक्स। ये जो सिक्रेशन है इसको लेटेक्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास लेटेक्स के अलावा होता है गम्स। तो जो एकेशिया ट्रीज होते हैं, आमतौर पर एकेशिया अरेबिका है, इसके अलावा एकेशिया के फैमिली में अदर भी इस तरह के ट्रीज हैं, इनकी बॉडी से जो सिक्रेशन होती हैं वो हम गम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये गम्स वो एक्सक्रीट करते हैं स्पेशल पोर्स के थ्रू। इसके अलावा तीसरा हमारे पास रेजिन है। रेजिन हमारे पास असल में सिक्रेशन होता है कॉनिपर प्लांट्स का। ठीक है, तो कॉनिपर प्लांट्स अगर सिक्रेशन करते हैं ये रेजिन है, और एकेशिया वाले या अदर प्लांट जो सिक्रेशन करते हैं वो गम्स है। ठीक है, और रबड़ प्लांट सिक्रेट करता है किस चीज़ को, लेटेक्स को। लास्ट वन हमारे पास म्यूसिलेज है। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो म्यूसिलेज को सिक्रेट करते हैं, जिसमें कॉमन एग्जांपल हम लेडी फिंगर लेते हैं, बेंडी जो होती हैं। आप इनको चोरी से काटते हैं, वैसे हाथों से काटते हैं, तो इसमें एक ऑयली सब्सटेंस से निकल आता है और ये कहलाता है म्यूसिलेज। ये इसके अलावा एलोवेरा में भी पाया जाता है, एलोवेरा प्लांट में। इसके अलावा ये पाया जाता है कैक्टस प्लांट में भी। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ सिक्रेशन है प्लांट की। ठीक है बेटा, आपके लिए इस क्लास में होम असाइनमेंट क्या होगा, राइट एंड मेमोराइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेलोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट एंड हाइड्रोफाइट। स्टार्ट में जो 4 बुनियादी ग्रुप्स हमने फर्दर डिटेल के साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनने जो अडॉप्टेशन किए हैं, कौन से तरीके पर वो वर्ड लॉस करते हैं, अलॉन्ग विद एग्जांपल, ये आपको मेमोराइज भी करने हैं, राइट भी करना है। तो ये आपके लिए इस क्लास में होमवर्क है। आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा।